गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की है? चीन ने, भारत ने, उज्बेकिस्तान ने या फिर पाकिस्तान ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा। भारत ने किया है। शंघाई सहयोग संगठन का एक निकाय है जिसका नाम क्या है? क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसे हम इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? रैट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखा जाए, भारत ने 1 वर्ष की अवधि यानी कि 28 अक्टूबर 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स एससीओ की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया है। और इसके बारे में अगर फ्रेंड देखें तो अगर हम रैट्स को समझें तो आगे की चीज़ें समझ में आ जाएगी। रैट्स, जैसा कि हमने बताया कि ये शंघाई सहयोग संगठन का एक अस्थायी निकाय है। ठीक है, ये एक निकाय है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस निकाय का गठन क्यों किया गया? जितने भी एससीओ के जो सदस्य देश हैं फ्रेंड, इन सदस्य देशों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, इन सदस्य देशों के बीच में बातचीत की सुविधा प्रदान करने के लिए इस निकाय का स्थापना किया गया। किस क्षेत्र से संबंधित, किस मुद्दे से संबंधित? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, उग्रवाद के खिलाफ अगर लड़ाई है, अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई, इन सब मुद्दों के लिए इन देशों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके और उनके बीच में बातचीत की सुविधा प्रदान की जा सके, इन सब को ध्यान में रखते हुए एससीओ ने रैट्स की स्थापना की, एक अस्थायी निकाय की स्थापना किया। और इसी में देखा जाए, यही कारण है कि भारत काफ़ी गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। तो भारत ने एससीओ और इसके जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स के साथ अपने सुरक्षा संबंधित सहयोग को गहरा करने की गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जो कि किससे संबंधित है फ्रेंड? अभी हम लोगों ने बात किया, जो कि नीतियों और रणनीतियों के, साइबर आतंकवाद के, रैंसमवेयर और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, इन सब जो है महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, साइबर आतंकवाद हो गया, वर्तमान में देखें तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसमें देखा जाए इसी का अनुसरण करते हुए, इसी के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सहयोग से समकालीन खतरे के माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया है। ठीक है, समकालीन खतरे के माहौल में देखा जाए साइबर स्पेस। ठीक है, और बात करते हैं एससीओ रैट्स की परिषद की, जो अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाला पहला इवेंट है। ठीक है, चूंकि हम जब एससीओ की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमें एससीओ के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें ये होना चाहिए कि पहली बात, एससीओ का गठन कब हुआ फ्रेंड? इसका जो एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किया गया था, वो किया गया था, इसकी स्थापना जो थी 15 जून को की गई थी। किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2001 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड जो है वो बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में है। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो है व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर नोरोव। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि एससीओ के वर्तमान में सदस्य देश कौन है, और अभी हाल ही में एससीओ का कौन सा सम्मेलन हुआ था, किस नंबर का सम्मेलन था, जिस दौरान एक नए देश को एससीओ का सदस्य देश बनाया गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस नए देश का भी नाम बनाइए जिसे एससीओ का सदस्य बनाया गया, और भारत को जो है एससीओ का सदस्य किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, और हिंट भी करते हैं, उसके साथ पाकिस्तान को भी बनाया गया था। तो आप मुझे एससीओ के बारे में ये चीज़ बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी है? दुबई की सरकार है, जापान की है, न्यूजीलैंड की है, या फिर इजराइल की है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दुबई की सरकार जो है, दुबई की सरकार में देखा जाए पूरी तरीके से जो वहाँ पे प्रक्रियाएं हो रही हैं, अब वो क्या है? 100% जो है पेपरलेस हो गई, यानी कि डिजिटल रूप में होने लगी हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, जो दुबई की सरकार है वो दुनिया की पहले ऐसी सरकार बन गई जहाँ पे 100% जो है वो पेपरलेस कार्य हो रहे हैं, यानी कि सारे जो कार्य वहाँ पे किए जा रहे हैं वहाँ के सरकार के, वो पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। और इस बात की घोषणा जो की गई है वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के जो युवराज यानी कि प्रिंस हैं, जिनका नाम क्या है? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस बात की घोषणा की है कि वहाँ की अब सरकार जो है वो 100% पेपरलेस हो चुकी है। वहाँ पे सारे कार्य जो हैं वो डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं, यानी कि दुबई सरकार में अब सभी जितने भी आंतरिक हैं, बाहरी जो लेन देन हो रही, जो प्रक्रियाएं हो रही, वो
अब 100% डिजिटल है और एक व्यापक डिजिटल सरकारी सर्विस प्लेटफॉर्म द्वारा जो है इसका प्रबंधन करता है, ठीक है इसका। तो यानी कि हम लोगों ने देखा 100% जो है पेपरलेस जो गवर्नमेंट हो गई वो दुबई की हो गई। दुबई की बात करें फ्रेंड, दुबई जो है एक संयुक्त अरब अमीरात का बड़ा शहर है, यूएई का, ठीक है। यूएई जिसकी राजधानी फ्रेंड अबू धाबी है, ठीक है, अबू धाबी इसकी राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम, ठीक है, दिरहम जो है वो यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किसके साथ सहयोग किया है? डीआरडीओ के साथ, इसरो के साथ, बार्क के साथ या फिर CSIR के साथ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सहयोग समझौता किया है। किस उद्देश्य से? हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि अगर हम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें फ्रेंड, तो ये एक महारत्न कंपनी है और इसी के साथ साथ एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। इसने देखा जाए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ जो है एक समझौता किया है और इसी के साथ बार्क के साथ ही मिल करके जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर तकनीकी का विस्तार करेगा, ठीक है। अगर हम इस क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर तकनीकी की बात करें तो ये वर्तमान में इस संयंत्र का हम क्या करते हैं? आयात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों पर काफ़ी ज़्यादा हम निर्भर हैं। इसी आयात को कम करने के लिए, दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए ये इस तरह की पहल जो है अपनी तरह का ये पहला पहल है। और जैसा कि फ्रेंड इस अपनी तरह के इस पहल का उद्देश्य क्या है? देश की अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता का समर्थन करना। फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं COP26, ठीक है, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था अक्टूबर महीने में कि संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, माफ करिएगा, जो लास्ट मंथ में, उस सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था, ठीक है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन। ध्यान है आप लोगों को, सबके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार जो है या भारत जो है वो अपने जो ऊर्जा मिश्रण है भारत का वर्तमान में, उस ऊर्जा मिश्रण में जो रिन्यूएबल एनर्जी है आ रही, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। अगर हम प्रेजेंट में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इस समय जो देखा जाए 38% है, ठीक है, किसमें? ऊर्जा मिश्रण में, जिससे अभी आगे चल करके भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक इसको बढ़ा करके 50% कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? तो इसको, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत के द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि BPCL ने बार्क के साथ समझौता किया है। किस चीज़ के लिए? क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर तकनीकी के विस्तार करने के लिए, ठीक है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन के उत्पादन के लिए जो है महत्वपूर्ण तकनीकी है, ठीक है। अगर हम BPCL की बात करते हैं फ्रेंड, BPCL जिसका हेडक्वार्टर फ्रेंड कहाँ पे? मुंबई में है, ठीक है। और इस समय अगर इसके जो MD जो चेयरमैन है वो कौन है? ध्यान रखिएगा, BPCL के वो हैं अरुण कुमार सिंह, ठीक है। अरुण कुमार सिंह जो हैं वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो हैं इस समय MD चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुजरात सरकार के द्वारा जो है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन जो है वो इस समय देखा जाए आज जो है इसका आखिरी दिन यानी कि 14 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर तक ये आयोजन चल रहा है और ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। देखा जाए इसका समापन जो कि आज होने वाला 16 दिसंबर को और इसके समापन के समारोह को फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया जाएगा, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात के आणंद में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर जो शिखर सम्मेलन किया गया है, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वहाँ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी देना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? गांधीनगर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटेल जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत जो है वो यहाँ के गुजरात के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कि दिल्ली में इंडिया गेट पर 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या फिर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया है, जो कि 2 दिवसीय पर्व है, कहाँ पे? दिल्ली के इंडिया गेट पर इसका आयोजन किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजनाथ सिंह की तस्वीर को आप देखिए। और ये जो पर्व फ्रेंड मनाया गया है वो 1971 के युद्ध में जो भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी फ्रेंड। 1971 का युद्ध आपको पता ही होगा कि जब पूर्वी पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, जो आज वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये 1971 में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद ही भारत ने काफ़ी सहयोग किया था बांग्लादेश का, और बांग्लादेश जो है वो अस्तित्व में आया। और इस युद्ध में जो भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी, और साथ ही साथ इस 1971 जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उसके बाद जो है भारत और बांग्लादेश की मित्रता के जो 50 साल पूरे हुए। इन सब के उपलक्ष्य में जो है इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया गया है। और इसी विजय पर्व का जो उद्घाटन किया गया है वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। और आपको पता है, इस वर्ष मार्च में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है बांग्लादेश की अभी यात्रा किया गया था। और कोविड-19 के बाद जो पहली जो है यात्रा जो है विदेश यात्रा की गई थी वो बांग्लादेश की गई थी। कारण ये था कि भारत जो बांग्लादेश अपने आज़ादी का 50वां वर्षगांठ मना रहा था, और इस दौरान प्रधानमंत्री जी वहाँ पे यात्रा किए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए थे। ठीक है, एक प्रश्न भी आपका आया था मिताली एक्सप्रेस से संबंधित, जो ये जब इस यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बीच में जो समझौते हुए थे, इस दौरान इससे प्रश्न भी आपके संबंधित एग्जाम में भी हाल ही में आया था। तो यहाँ पे भी इसी का उद्घाटन किया गया है, उसी विजय उपलक्ष्य में। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में देखा जाए भारत पाक 1971 में युद्ध में जो बांग्लादेश की मुक्ति में सशस्त्र बलों की वीरता और दक्षता और उनके योगदान की याद में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ जैसे रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये भी बताया गया कि 1971 के युद्ध के दौरान जो इस्तेमाल किया गया जो प्रमुख हथियार था, जो उपकरण था, उन उपकरणों को प्रमुख लड़ाइयों के अंशों के साथ जो है वो प्रदर्शित भी किया गया था। ठीक है, यही था विजय पर्व, जिसका स्वर्णिम विजय पर्व, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? वो इंडिया गेट पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है? ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसकी देखिए पिक देख लीजिए आप, इसकी पिक्चर को। और ये भी हाल ही में देखा गया है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व में, पलामू टाइगर रिजर्व में, कान्हा टाइगर रिजर्व में या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये है बक्सा टाइगर रिजर्व में जो है रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। तो देखा जाए ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। और इसी टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है, जो कि बहुत समय से यहाँ पे नहीं देखा गया था, पिछले जो है 2 दशकों से, यानी कि लगभग इसको आखिरी बार जो इस बाघ को देखा गया था वो 1998 में देखा था, यानी कि 23 साल पहले देखा गया था। और अब फिर से इसको देखा गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इस टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो इस टाइगर रिजर्व में देखा जाए 284 पक्षियों की प्रजातियों का ये घर है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए एशियाई बाघ हैं, गौर हैं, तेंदुए हैं, सांबर हिरण और भारतीय तेंदुए जैसे बहुत सारे स्तनधारियों का ये रिजर्व जो है वो घर है। इस रिजर्व की स्थापना फ्रेंड 1983 में किया गया था, और ये भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में बक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अगर जिला पूछे तो अलीपुरद्वार में है। यहाँ पे देखिए अन्य टाइगर रिजर्व भी दिए हुए हैं, जैसे कि पलामू टाइगर रिजर्व फ्रेंड कहाँ पे? झारखंड में। ये सब आपको टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट। कान्हा टाइगर रिजर्व फ्रेंड मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और वहीं पे आखिरी जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। प्रश्न मेरा ये है कि आप मुझे बताइए कि भारत में अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? ठीक है, और अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? ठीक है, अभी आप मुझे ये बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि
प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना चलाई गई थी, ये किस वर्ष से चलाई गई थी? और बताइए इसी के साथ साथ भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? आज मैंने आपको काफ़ी वर्क दिया है, सब आप मुझे आंसर करिए। अगला है हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 50 करोड़ से अधिक सीमा पार सौदे के लिए कितने अंकों के LEI यानी कि लीगल इनटाइटिव आइडेंटिटी लागू किया गया है? कितने अंक का है ये? 30 का है, 35 का है, 40 का है या फिर 20 का है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अंकों का है ये, ठीक है, LEI, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले साल से 1 अक्टूबर से जो कुछ भी जो 50 करोड़ से या उससे अधिक से जो भी पूंजी या चालू खाते का जो लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी कि लीगल इनटाइटी आइडेंटिफाई अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और ये इसकी बात करें LEI की तो ये कितने अंकों का है? ये 20 अंकीय संख्या है। और इसका प्रयोग देखिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप में पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। RBI की फ्रेंड बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना फ्रेंड कब हुई थी? 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1935 को हुई थी। किस एक्ट के थ्रू हुई थी? RBI एक्ट, ठीक है, RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है RBI की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड मुंबई में है, ठीक है। और इस समय देखेंगे वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास जो है यहाँ के गवर्नर हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है RBI के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ और हयाना को कॉलर ID लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, कुन्नू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान में या फिर बेटला राष्ट्रीय उद्यान में? तो बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ और हायना को कॉलर ID लगाए जाने का निर्णय लिया गया? करेक्ट आंसर फ्रेंड भी हो जाएगा B, कुन्नू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो तेंदुए हैं, जो हायाना है, उनको जो है कॉलर ID लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो देखा जाए ये जो है नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो तेंदुए जिसको लेपर्ड और जो लकड़बग्घा है यानी कि हायना, इनके लिए इनको दिखाने की तैयारी चल रही है। दिखाया कैसे जाएगा? इनको एक कॉलर ID लगाई जाएगी और कॉलर ID जब लगाई जाएगी तो इनके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। उसमें एक लोकेशन यानी कि GPS जैसा सिस्टम होगा और ये जहाँ जहाँ जाएंगे इनकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाएगा। और जब इनकी लोकेशन पता चल जाएगी तो वहाँ पे पर्यटकों को ले जाकर के क्या किया जाएगा? इससे पर्यटकों को ले जाकर के इनको जो लेपर्ड यानी कि जो तेंदुए हैं और जो लकड़बग्घा यानी कि हायना है, इनको दिखाया जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड एक और भी बहुत अच्छा चीज़ होगा कि ये देखिए आपको पता ही है मैन और जो वाइल्ड एनिमल है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यानी कि मानव और जानवरों के बीच में जो संघर्ष चलता है उसको भी कम किया जा सकता है। कैसे? इनकी लोकेशन को ट्रेस करके। अगर हमें कोई जो वन जीव है वो किसी भी ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ ग्रामीण आबादी है, वहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई बस्ती है, उस तरफ अगर ये बढ़ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो इनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। और जब पता चल जाएगा कि ये इस गाँव में प्रवेश करने वाले हैं तो उन गाँव के लोगों को सचेत कर दिया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ उनको भी, इन जानवरों को भी उस गांव की आबादी से दूर किया जा सकता है। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ दिन में रिहैब भी पढ़ा था, ठीक है। असम में देखा रिहैब जो है एक पायलट परियोजना शुरू किया गया। इसके तहत क्या किया जा रहा था? क्योंकि हाथी जो थे वो अपने जंगल को छोड़ करके मानव आबादी में प्रवेश कर जाती थी, जिसके वजह से उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता था, काफ़ी ज़्यादा हानि होती थी। तो इसको भी क्या किया जाता था कि गाँव की जो बस्ती के जो बेड़े हैं उनके चारों तरफ एक डब्बे में मधुमक्खियाँ लगा दी जाती थी। उसी तरीके से एक नए नए तरीके भी हैं कि एक कॉलर ID लगा दी जाएगी और जानवरों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा वहाँ कहाँ पे है ये। एक तो पर्यटकों को भी दिखाया जा सकेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि अपने आप को सतर्क भी किया जा सकता है, इन गांव के लोगों को सतर्क भी किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ इसके कुछ प्लस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होने चाहिए कहाँ, जैसे कि वाल्मीकि है, ये बिहार में है, ठीक है। इंद्रकीला जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं देखा जाए बेटला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस द्वारा E-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया गया है? दिल्ली, केरल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड?
इसका दिल्ली की पुलिस के सरकार के द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे दिल्ली के जो पुलिस आयुक्त है जिनका नाम क्या है, राकेश अस्थाना, इन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना जिसका नाम है युवा के अंतर्गत एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति का शुभारंभ किया है। और ये देखा जाए जो उन्नति है वो दिल्ली पुलिस दक्षिण पश्चिमी जिले द्वारा युवाओं को शिक्षित करने का कार्य करेगी और जो समाज के कमजोर वर्गों से जो स्कूल छोड़ने वाले जो छोड़ने वाले हैं उनको वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए इस ई लर्निंग और प्रमाणन जो है ये एक पहल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्नति किसके द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है। देखा जाए 50 स्थान पे था, 60 था, 50 या फिर 56 था या फिर 40 यानी कि 50वें पे था, 60वें पे था, 56वें था या फिर 40वें पे था। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56वें स्थान पे था भारत। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, IMT वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 2021 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है फ्रेंड, 56वां स्थान है। ठीक है, कितने देशों में था ये, 64 जो अर्थव्यवस्था है उनमें जो है भारत का स्थान 56वां था। इस रैया जो रैंकिंग है फ्रेंड वो देखा जाए वो प्रतिभागों को विकसित करने, आकर्षित करने और बनाए रखने में अर्थव्यवस्थाओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है, अगर इस रैंकिंग में हम देखें सबसे ऊपर कौन सा देश था फ्रेंड, तो देखा जाए स्विट्जरलैंड है और दूसरे पे देखा जाए स्वीडन है और तीसरे पे देखा जाए लग्जमबर्ग है। तो इस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि इस रिपोर्ट में जो वर्ष 2021 की रैंकिंग में यूरोप का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है। ठीक है, देखा जाए ये सूची में जो है टॉप 10 जो है वो देश जो है यूरोप से ही थे, जिसमें हम पहले क्या देखते हैं स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे देखे स्वीडन है, तीसरे पे लग्जमबर्ग हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से था फ्रेंड आज का हमारा 10 MCQ। इससे संबंधित हमने आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। ठीक है, आप उसका आंसर करिएगा। चलिए आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला जो है वो है ICC की ओर से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसे चुना गया है, डेविड वार्नर को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 14 दिसंबर को मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वच्छ ग्रह। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, अमित गोयनका को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बंदर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 14 दिसंबर को मनाया गया। दुबई में FIDE विश्व चैंपियनशिप के विजेता बने, कौन बने, विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं वो बने हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास द वैम्पायर क्रॉनिकल्स की लेखिका जिनका अभी हाल ही में देखा जाए 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्या नाम है, एनी राइस। आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय SC ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू किया है। ये हेल्पलाइन देखिए क्या है, 24/7 टोल फ्री नंबर क्या है, 14566। ये है राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो कि किससे संबंधित होगा, ST SC के पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ जो है ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो है शुरू की गई। मंत्रालय ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं, क्या नाम है, युसाको मिजावा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देश जिसने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है, क्या नाम है, न्यूजीलैंड है। देखिए ये सब हम लोगों ने चर्चा भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा MCQ की फैक्ट्स ऑफ द डे की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिसंबर 2021 में लोक सेवा नैतिकता पुस्तक का विमोचन किया। देखिए ये पुस्तक है लोक सेवा नैतिकता और इस पुस्तक के लेखक कौन है, प्रभात कुमार। ठीक है, ये था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया गया, किस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य के हर गांव में शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया है, किसके द्वारा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जितने भी गांव होंगे उनमें शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन उपकेंद्रों का लोकार्पण किया है, कितने नवीन उपकेंद्रों का, 5000 उपकेंद्रों का। ठीक है,
वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन सा रहा है? सीएमएस गोमती नगर, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है सीएमएस गोमती नगर। ये देखा जाए वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में जो उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल रहा है। लास्ट है, वाराणसी में आयोजित मास्टर नेशनल गेम्स में दौड़ की 3 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? रंजना खंगार ने जो है इसको प्राप्त किया। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा 10 MCQ था और हम फिर 10 फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और साथ ही साथ हमने 5 जो देखा उत्तर प्रदेश स्पेशल। टोटल हमने वो 25 क्वेश्चंस को देखे। मैंने आपसे कुछ महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, आप मुझे आंसर करिएगा। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।